हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के अंदर एक बार फिर से। तो आज के वीडियो के अंदर देखिए जो आपका पेपर होने वाला है इतिहास का, तो उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आधुनिक इतिहास के अंदर प्रचलित विभिन्न भू राजस्व व्यवस्थाएं, जिसके अंदर तीन बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है और इनसे ज़्यादा आप कह सकते हैं प्रश्न बहुत बार आते हैं। इनमें से एक प्रश्न आपका हर साल आता ही आता है, या तो स्थायी बंदोबस्त या रेतवाड़ी या फिर महलवाड़ी। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम इन तीनों के बारे में देखेंगे कि ये व्यवस्थाएं क्या थी, इनकी कौन सी विशेषताएं थी, कौन से गुण थे और कौन से इनके नुकसान थे। ठीक है, निम्नात्मक प्रश्न भी इनसे पूछा जा सकता है और लघुत्तरात्मक प्रश्न भी इनसे जरूर पूछा जाता है हर साल। आप चाहे तो पिछला पेपर उठा के देख लेना, अपने टेलीग्राम चैनल पर पड़ा है, वहाँ पे इसका एक प्रश्न जरूर आया हुआ मिलेगा आपको, हर साल आता है। तो इसलिए ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और एक बात आपके लिए और, जो आपका पेपर होने वाला है MDSU यूनिवर्सिटी अजमेर का 2022 में, तो फाइनल ईयर जो एग्ज़ाम 2022 आपका इतिहास का पहला पेपर है वो मैंने बना दिया है। मॉडल पेपर आप उसको कह सकते हैं। 10 रुपये उसकी प्राइस रखिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है खरीदने का, वहाँ से आप 10 रुपये पे करके उसको खरीद लेना। और टेलीग्राम पर भी उसको खरीदने का लिंक मैंने कब का दे दिया है। ठीक है, तो आप चाहे तो उसको परचेज़ कर सकते हैं। और टेलीग्राम पर भी PDFs आपको ये सारी मिल जाएगी जो मैं आपको भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक बिना किसी देरी के। तो देखिए, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी और स्थायी बंदोबस्त आखिर क्या था और इनकी ज़रूरत है क्यों पड़ी, वो हम देख लेते हैं एक बार। इसका बैकग्राउंड हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से जो पहले की बात है, तो भारत में जो परंपरागत भू राजस्व व्यवस्था थी, यानी जो टैक्स कलेक्शन की पहले की व्यवस्था थी, उसमें भूमि पर किसानों का अधिकार था और फसल का एक भाग सरकार को दिया जाता था। सरकार टैक्स लगाती थी और किसान डायरेक्ट सरकार को दे देते थे। अब उसके बाद में क्या हुआ, 1765 के अंदर इलाहाबाद की संधि हुई। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको कई बार कहा है कि ये संधियाँ जितनी भी है वो आपको ध्यान रखनी, याद रखनी है कि कब हुई। ठीक है, एटलीस्ट आपको सन तो याद रखना ही है। तो 1765 के अंदर इलाहाबाद की संधि हो गई। तो उसमें कंपनी ने क्या किया कि जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी उसको प्राप्त हो गई। कंपनी को दीवानी मतलब उसको अधिकार प्राप्त हो गया, उसके अंदर जो भी मामले होते थे राजस्व से संबंधित, ठीक है, उसको अधिकार प्राप्त हो गया। अब तब भी कंपनी ने पुरानी भू राजस्व व्यवस्था को ही जारी रखा। अब जारी इसलिए रखा कि भाई नई नई सब राज्य वगैरह आते आए थे, नई नई दीवानी संभाली थी, तो नए नियम वगैरह वो अभी इस समय लगाना नहीं चाह रहे थे। तो पुरानी व्यवस्थाएं लगा दी, लेकिन उसके अंदर जो है टैक्स उसने बढ़ा दिया, भू राजस्व की जो दर थी उनको बढ़ा दिया। यह स्वाभाविक था क्योंकि कंपनी के खर्चे बढ़ रहे थे। भाई कंपनी हर साल अपनी सेना भी बढ़ा रही थी और अलग अलग जो राज्य थे उनको सहायक संधि की चीज़ें भी जो है वो प्रोवाइड करवा रही थी, सहायक संधि प्रणाली वाली। तो उनके खर्चे बढ़ रहे थे, ठीक है, कंपनी के, और वो अपने परिवार वगैरह को भी यहाँ पे शिफ्ट कर रहे थे, तो खर्चे बढ़ रहे थे, तो धन ज़्यादा जरूरत उनको पड़ रही थी। ठीक है, और भू राजस्व ही ऐसा माध्यम था जिससे कंपनी को अधिकाधिक धन प्राप्त हो सकता था। भाई सबसे ज़्यादा टैक्स उस समय किसानी खेती से ही आ सकता था। खेती उस समय मुख्य व्यवसाय था। ठीक है, तो यद्यपि क्लाइव और उसके उत्तराधिकारी ने प्रारंभ में भू राजस्व पद्धति में कोई बड़ा बदलाव तो किया नहीं, किंतु कुछ वर्षों पश्चात कंपनी ने अपने खर्चों की पूर्ति और अधिकाधिक धन कमाने के उद्देश्य से भारत की जो कृषि व्यवस्था है उसमें हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया और करों के निर्धारण और वसूली के लिए नए प्रकार के भू राजस्व प्रणालियाँ कायम की। अब जो भी इसने नई नई व्यवस्थाएं लागू करनी, अंग्रेजों ने जो वायसराय वगैरह उस समय थे, तो उन्होंने 3 प्रकार 4 प्रकार की मुख्य रूप से जो है व्यवस्थाएं उन्होंने लागू की। देखिए, अंग्रेजों ने भारत में मुख्य रूप से ये 3 4 प्रकार की पद्धतियाँ अपनाई थी, टैक्स से संबंधित, कि भाई हम टैक्स कैसे लेंगे, कितना लेंगे, वो सारी चीज़ें। तो इसमें से जो पहली व्यवस्था वो इजारेदारी व्यवस्था है, इजारेदारी बंदोबस्त आप उसको कह सकते हैं। इसका प्रश्न बहुत ही कम आता है, ना के बराबर प्रश्न आता है, ना तो कभी आपसे किसी कंपटीशन एग्जाम पूछा जाता है, ना ही आपसे इन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, हालांकि फिर भी हम इसकी डिस्कस करेंगे क्योंकि ये भी एक प्रकार की व्यवस्था थी। उसके बाद में जो तीनों बाकी की बंदोबस्त व्यवस्थाएं थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर स्थायी बंदोबस्त है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त है और महलवाड़ी बंदोबस्त है। ये तीनों इंपॉर्टेंट है और इनमें से एक ना एक प्रश्न में आपके जरूर आएगा। ठीक है, तो इन तीनों को एक बार आप समझ लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में कोई भी घबराहट नहीं होगी और इनको कन्फ्यूजन भी आपको नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, जो ये 3 प्रकार के बंदोबस्त थे ये अलग अलग समय पे अलग अलग जो आप कह सकते हैं गवर्नरों ने लागू, वाइसरॉय ने लागू किया था। तो हम सबसे पहले जो इजारेदारी प्रथा थी, इजारदारी बंदोबस्त, उसको देख लेते हैं। तो इसको 1772 में जो वॉरेन होस्टिंग्स था उस समय, तो उसने ये लगाई थी। ठीक है, इसकी दो विशेषताएं देख लेते हैं। इसमें 5 वर्षीय ठेके की व्यवस्था थी तथा सबसे अधिक बोली लगाने वाले को भूमि ठेके पर दी जाती थी। यानी इसके अंदर 5 साल का ठेका दिया जाता था कि भाई ठेके पर है तुम, ये 5 साल के लिए, ये भूमि है इतनी इतनी, जैसे जमींदारों को दी जाती थी उसी प्रकार कि भाई ठेके पर है 5 साल के लिए और यहाँ से आपको हमें टैक्स देना है 5 साल तक। ठीक है, फिर हम 5 साल के बाद में इसको कोई
दूसरा देखेंगे भाई दूसरा ठेकेदार आएगा या वो सारी चीज़ें थी, यानी लीज पर देते थे। तो इस व्यवस्था से कंपनी को लाभ तो हुआ, परंतु उनकी वसूली में अस्थिरता आई। 1777 में पंचवर्षीय ठेके की जगह ठेके की अवधि 1 वर्ष कर दी गई। यानी यहाँ पहले तो 5 साल ये पूरा चला, बाद के अंदर इसकी ठेके की जो अवधि है वो 1 साल कर दी। इस व्यवस्था का मुख्य दोष ये था कि प्रतिवर्ष नए नए व्यक्ति ठेका लेकर किसानों से अधिक लगान वसूलते थे। इसमें केवल अवधि का ही मतलब मेंशन था कि भाई इतने टाइम तक 5 साल तक है जो है एक ही आदमी अब अपने लिए टैक्स कलेक्शन करेगा। तो जो वो टैक्स कलेक्शन करता आदमी वो किसानों से बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं शोषण करता उनका, या फिर उनसे अधिक लगान वसूल करता। तो इस प्रकार जो है किसानों के लिए ये तो बुरा ही था, ठीक है। तो उसके बाद में दूसरा जो व्यवस्था आई अंग्रेजों ने लागू की वो थी स्थायी बंदोबस्त, ठीक है। स्थायी बंदोबस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको नाम से इसका पता चल जाएगा कि स्थायी है। ये स्थायी मतलब वो फिक्स था। तो इसमें क्या फिक्स था वो देखते हैं। इसे जमींदारी व्यवस्था, स्तंभरारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसे 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। ध्यान रखना, स्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। अब जब हम सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं में सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त ही आया, ठीक है। आप इतना भी याद रख लेना ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। तो 1793 में जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी के जो बनारस प्रखंड तथा उत्तरी कर्नाटक में इसको लागू किया। यानी बंगाल का साइड ही सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो उपजाऊ वगैरह था और वही सबसे ज़्यादा टैक्स वगैरह देता था। तो उस समय बंगाल के जो आसपास के इलाके थे वहाँ पर इसको लागू किया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। इस व्यवस्था के अंतर्गत जो ब्रिटिश भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 19% भाग सम्मिलित था। यानी कि जो भी अंग्रेजों के मतलब अधीन था भारत का जितना भी क्षेत्रफल, जितना भी एरिया अंग्रेजों का आप कह सकते हैं गुलाम था या अधीन था, तो उनमें से 19% भाग पर उन्होंने ये व्यवस्था लागू कर दी। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को भूमि का स्थायी मालिक बना दिया गया, यानी किसानों को नहीं बनाया। इसके अंदर जो जमींदार जो है उनको बना दिया भूमि का मालिक कि आप इस भूमि के मालिक हो, किसानों से खेती करवाओ और उनसे टैक्स कलेक्ट करो और हमको दो। भूमि पर उनका अधिकार पैतृक और हस्तांतरणीय था। हस्तांतरणीय का मतलब यह है कि उसको हटा भी सकते थे और किसी दूसरे को भी दे सकते थे। यानी कि ये हस्तांतर मतलब आप कह सकते हैं ट्रांसफ़र की जा सकती थी ये भूमि जमींदारों से जमींदार तक बीच। परंतु किसानों को मात्र रैयतों का नीचा दर्जा दिया गया तथा उनसे भूमि संबंधी अधिकारों को छीन लिया गया। यानी किसान केवल आप कह सकते हैं कि जैसे किराए पर काम करते हैं उसी प्रकार अपनी भूमि पर काम करने लग गए थे इस व्यवस्था के अंतर्गत। तो ये इसका गुण मतलब दोष भी हो गया। अब आपसे पूछ ले स्थायी बंदोबस्त के दोस्त कौन से हैं। हालांकि हम चर्चा करेंगे आगे वीडियो के अंदर स्थायी बंदोबस्त दोष गुण वो सारी विशेषताएं वो सारी चीज़ें, मगर आप इतना समझ के ये इतना पढ़ के आप समझ सकते हैं कि इसका दोष क्या था। भाई ये दोष क्या था, किसान अपनी भूमि पर जो है आप कह सकते हैं मजदूर की तरह काम कर रहे थे। उनको पता नहीं कब वो जमींदार उनको अलग कर दे। हालांकि जमींदार भी श्योर नहीं था भाई अंग्रेज है उनको कब अलग कर दे इस व्यवस्था मतलब जो अपनी जमींदारी से, ठीक है। तो ये इस व्यवस्था के जो आप कह सकते हैं दोस्त थे, ये विशेषताएं भी थी, ठीक है। परंतु किसानों को मात्र रैयतों का दर्जा दिया था। जमींदारों को किसानों से वसूल किए गए भू राजस्व की कुल रकम का 10/11 भाग कंपनी को देना था और 1/11 भाग स्वयं रखना था। यानी कि इसका मतलब यह है कि इसके अंदर टैक्स कितना लगता था। तो जो जमींदार होते थे वो किसानों से जितना भी टैक्स लेते, मान लीजिए कि 12 भाग टैक्स लिया है, तो 12 मान लीजिए आप जो भी 12 कट्टे 12 बोरी जो भी मान लेते हैं 12 बोरी टैक्स लिया है, तो 12 में से 12 क्या 11 बोरी, ठीक है। तो 11 बोरी मान लीजिए वो टैक्स लिया है, तो 11 बोरी में से 10 बोरी तो डायरेक्ट उनको अंग्रेज़ों को देना है। ये टैक्स का नियम था स्थायी बंदोबस्त के अंदर। तो 11 में से 10 तो डायरेक्ट कंपनी को देना था, अंग्रेज़ों को देना था, और इसका एक बोरी आप कह सकते हैं वो अपने पास रख सकता था जमींदार, ठीक है। तो ये इसका व्यवस्था थी। यानी कि ये 1/11 और 10/11 का मतलब यही है। 10/11 भाग तो लगभग आप कह सकते हैं 90% मान लीजिए ये तो कंपनी को जाता और बाकी का 10% जो है वो जाता जमींदारों को, ठीक है। इस व्यवस्था से कंपनी की आय में उल्लेखनीय वृद्धि तो होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि जमींदार भी स्थायी नहीं थे इसमें। भाई जमींदार भी कभी भी ट्रांसफ़र हो सकते थे और जो किसान तो वैसे भी अपनी भूमि से बेदखल हो ही सकते थे। तो जो ज़मीन थी उन इनडायरेक्ट रूप से अंग्रेज़ों के मतलब कंट्रोल में थी, ठीक है। तो ये स्थायी बंदोबस्त हो गया। ये अभी हम केवल इसका समझ रहे हैं, इसका बैकग्राउंड समझ रहे हैं और हल्की फुल्की समझ कर रहे हैं। बाकी इसको डिटेल से हम आगे बढ़ेंगे विशेषताएं वगैरह। दूसरी जो दूसरी व्यवस्था थी भूमि टैक्स कलेक्शन की, तो वो देखिए रेतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है। तो रेतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू की, जो मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो ने 1820 के अंदर की। तो उसको जो 1793 में तो स्थायी बंदोबस्त किया और 1820 के अंदर रेतवाड़ी व्यवस्था, यानी कि लगभग आप कह सकते हैं उसके 30 साल बाद, ठीक है, 30 साल के बाद ये रेतवाड़ी व्यवस्था चालू की गई।
इस व्यवस्था को मद्रास, बम्बई और असम के कुछ भागों में लागू किया। ये दक्षिण भारत के अंदर लागू किया गया था। इस व्यवस्था में सरकार ने रेतों यानी जो किसान थे उनसे सीधा संपर्क किया। यानी पहली व्यवस्था जो स्थायी बंदोबस्त है उसमें तो जमींदार थे, जमींदार कंपनी को टैक्स देते थे और जो जमींदार है वो किसानों से टैक्स लेते और कंपनी को देते। लेकिन इसमें जमींदारों को जो बिचौलिए थे उनको मतलब ख़त्म ही कर दिया उनका रोल। डायरेक्ट जो है कंपनी वो किसानों से टैक्स लेती थी। तो आगे देखते हैं, किसानों से सीधा संपर्क किया। अब रैयतों को भूमि के जो मालिकाना हक है और कब्जादारी अधिकार दे दिए गए, यानी कि किसानों को वापस से भाई बता दिया कि आप इसके मालिक हो और आपका ही ये अधिकार है इस ज़मीन पर, और वे व्यक्तिगत रूप से स्वयं सरकार को लगान अदा करने के लिए उत्तरदायी थे। अब भाई चाहे आपके खेती हो ना हो, अकाल पड़े, सूखा आए, बाढ़ आए, जो भी हो, हमें तो टैक्स चाहिए कंपनी का। यानी जो भी जिम्मेदारी है वो किसानों की खुद की होती थी। और उससे पहले ज़मींदारों की सारी व्यवस्थाएं थी, ठीक है। अगर ज़मींदार किसान जो कंपनी को कर्ज नहीं चुकाता था स्थायी बंदोबस्त में, तो उसको ट्रांसफ़र कर देते, दूसरे ज़मींदार को उसकी जगह बैठा देते थे, ठीक है। तो सरकार द्वारा इस व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य आय में वृद्धि करने के साथ साथ बिचौलियों का वर्ग भी समाप्त करना था। तो खैर, घर में कभी बिल्ली कभी बच्चा आते जाते रहते हैं, ठीक है। तो अब आगे हम बात करते हैं। तो इसके अंदर जो रैयतवाड़ी व्यवस्था की हम बात कर रहे थे, तो सरकार ने इस व्यवस्था को लागू करने का उद्देश्य क्या था कि आय में उनकी वृद्धि होनी चाहिए, मतलब टैक्स ज़्यादा होना चाहिए। और जो जमींदार है वो क्या करते थे कि बीच में कभी कभी किसानों से ज़्यादा टैक्स ले लेते थे, और कंपनी को तो फिक्स था कि भाई 11/10 देना था, तो वो कंपनी को भी देते थे, यानी अपनी मनमानी कर लेते थे, किसानों को बहुत ज़्यादा शोषण करते थे। तो इस व्यवस्था में थोड़ा सा सुधार किया गया, ठीक है। तो वो इसमें सुधार करने की प्रक्रिया थी माहलवाड़ी पद्धति, ठीक है। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था हमने पढ़ ली। अब हम बात करते हैं माहलवाड़ी व्यवस्था के अंदर, ठीक है। तो आप इसके इतने से पढ़ने के बाद आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसकी क्या कमियां थी, क्या इसकी विशेषताएं थी, ठीक है। वैसे हम आगे बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। फिर माहलवाड़ी जो व्यवस्था है उसको हम देखते थे। लॉर्ड हास्टिंग ने मध्य प्रांत, यानी जो मध्य प्रदेश का इलाका था उस समय, और आगरा और पंजाब, ठीक है, इस साइड में इसको लागू किया। माहलवाड़ी व्यवस्था को किसने लागू किया? लॉर्ड हास्टिंग ने। इस व्यवस्था के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल की जो 30% भूमि आई, यानी कि जितने भी अधीन थे अंग्रेज़ों के क्षेत्र, उनके 30%। और जो तो इसको आगरा और पंजाब की साइड में इसको लागू किया माहलवाड़ी व्यवस्था को। इस व्यवस्था के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल की 30% भूमि आ गई। और इस व्यवस्था में जो भू राजस्व का बंदोबस्त एक पूरे गांव या फिर महल में जमींदारों या उन प्रधानों के साथ किया गया जो सामूहिक रूप से पूरे गांव या महल का प्रमुख होने का दावा करते थे। यानी कि इसके अंदर जो है एग्रीमेंट कर लिया गया, जो गाँव का मुखिया होता था या कोई प्रधान या पंच, जैसे अभी हम सरपंच की बात करते हैं गाँव में, तो उस प्रकार का कोई पंच होता था गाँव में, वो पूरे गाँव की जिम्मेदारी लेता कि भाई हम सबसे टैक्स देंगे आपको मिलकर, ठीक है। तो इसके अंदर जो है आप महाल या फिर एक पंच के रूप में जो है उसकी व्यवस्था कर दी गई कि अभी ये पंच है, आप इसको मतलब टैक्स देना, किसानों को कह दिया कि भाई आप इसको टैक्स देना और ये हमको डायरेक्ट दे देगा। तो इस व्यवस्था में देखिए लगान का निर्धारण जो है महाल या संपूर्ण गांव के उत्पादन के आधार पर होता था। अब जो महाल होता था, जो पंच होता था, वो रिपोर्ट दे देता था भाई अंग्रेजों को कि हमारे इस बार इतना उत्पादन हुआ है। अब उस उत्पादन के आधार पर टैक्स का जो है निर्धारण होता है कि भाई कितना कलेक्शन हम लेंगे इस गाँव से, ठीक है। तो मुखिया या महाल प्रमुख को यह अधिकार था कि वे लगान न अदा करने वाले किसान को उसकी भूमि से बेदखल कर दे। अब यानी कि इसको जो मुखिया होता था, सरपंच वगैरह उस समय भी होते थे हालांकि, तो उनको अधिकार दे दिया कि जो आपको टैक्स ना दे उस किसान को उसकी भूमि से बेदखल कर दिए। तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक व्यवस्था थी। और ये आप सबसे इन तीनों में सबसे ज़्यादा खतरनाक व्यवस्था आप इसी को मान सकते, ठीक है। इस प्रकार जो कंपनी ने भारत में भू राजस्व उगाही के लिए विभिन्न कृषि व्यवस्थाओं को अपनाया है, और इन सभी व्यवस्थाओं के पीछे कंपनी का जो मूल उद्देश्य था वो भाई ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लेना था, न कि किसानों के रत्ती भर के भलाई के लिए। किसानों की भलाई के लिए तो कोई भी काम उन्होंने नहीं किया, उनको तो बस टैक्स से मतलब था, ठीक। इसी कारण धीरे धीरे भारतीय जो कृषि व्यवस्था चौपट हो गई और भारतीय किसान बर्बाद होने लग गए। जो भारत एक वक्त सोने की चिड़िया होता था, वो किसानों की नीतियों के कारण, अंग्रेजों की नीतियों के कारण है कंगाल होता चला गया, और भारत के किसानों की स्थिति दयनीय होती चली गई, जो आज तक भी चली आ रही है, ठीक है। तो अब इसके बाद में हम देखते हैं इनका प्रश्न, रैयतवाड़ी प्रणाली की व्यवस्थाएं, रैयतवाड़ी प्रणाली की गुण या विशेषताएं और इसके दोष वगैरह, विशेषताएं वगैरह, तीनों जो व्यवस्थाएं उनकी यहाँ पे आपको दे रखा है, गुण और विशेषताएं, ठीक है। तो यह आप पढ़ लेना आराम से, इसकी PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा हूँ तो आपको करवा नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो उम्मीद है आप पढ़ लेंगे और मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो मिलते हैं फिर अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।